नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हम शुक्रिया करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए काफ़ी सारी इस तरह की स्कीम्स निकाली। कहीं ना कहीं उनके माता पिता ये ना सोचे कि आज के दौर में भी जहाँ बेटियों को जलाया जाता है, बेटियों को दबाया जाता है, नवजन्मी बच्चियों को नालियों में फेंका जाता है, उनके लिए लाडली स्कीम का आयोजन किया और साथ ही कई ऐसे सारे कानून बनाए जिसके तहत बच्चियाँ, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उसी के चलते आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं लगातार महिलाओं को, बच्चियों को या तो मॉलेस्ट कर रहे हैं या ये कहेंगे उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। आखिर कौन कसेगा उन पर लगाम। एक बच्ची का केस आया था कुछ दिन पहले की अगर बात करें, मोहर के जो थाना चौकी इंचार्ज थे उनसे हमने बात भी करने की कोशिश की थी। इस बच्ची का आरोप था एक टीचर के ऊपर कि उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की गई। उसके बाद आप देखिए, राइट टू एजुकेशन हमें संविधान ने अधिकार दिया है और उस संविधान का भी उल्लंघन किया जा रहा है। यानी इस बच्ची ने आवाज उठाई, अपने साथ गलत होने पर आवाज उठाई। कई सारी बच्चियों के लिए प्रेरणा बच्ची साबित हो सकती है, पर उसके खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। अब ये 10th में पढ़ती, उस बच्ची को आगे फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा और ये धमकाया जा रहा है कि तुमने एक टीचर के खिलाफ, हमारे स्कूल के टीचर के खिलाफ आवाज उठाई है, इसलिए आपको पढ़ने का जनाब अधिकार नहीं है। ये हक आपको किसने दिया, जबकि हमारे संविधान ने हर एक देशवासी को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया। फिर जनाब आप कौन है। चलिए इस बच्ची की कहानी इसी की जुबानी जानते हैं। क्या हुआ था बच्चे, पूरी बात बताइए आप। मैम तो ये 12 तारीख का वाक़ा है। 12 नवंबर का, 12/10/2022 को जी। तो वो टीचर मेरा 2 साल से पीछा कर रहा था। नंबर 12 अक्टूबर की बात है। हाँ सर। तो नंबर दे रहा था, नंबर दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद कोई 5-6 वो 7 आपके स्कूल का टीचर था? हाँ, 8। कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो? हाई स्कूल निहोज। लिहोज। हाँ। उसी स्कूल में वो टीचर था? हाँ सर। फिर हाँ, उसके हाँ, बाद? मैम। तो उसके बाद जब उसने नंबर दिया, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर 8 महीने के बाद फिर फ़ोन दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद वो पीछा करता रहा। मैं जब उसने फ़ोन दिया, मैंने उसको समझाया, मैंने बोला आप टीचर हो, जो टीचर होता है वो जैसा बाप होता है वैसा टीचर भी होता है। तो उसने बोला इसमें कौन सी गलत बात है। 8 महीने से आपके साथ पीछा कर रहा, तो अपने माता पिता क्यों नहीं? 2 साल से कर रहा। 2 साल से तो अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? आपने स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को क्यों नहीं बताया? मैंने मॉम को बताया था मैम। अपनी मम्मा को बताया था? हाँ। तो आपकी मम्मा ने क्या किया आगे से फिर? मामा ने बोला ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, इनके साथ हम नहीं, मतलब इनके सामने हम बात नहीं कर सकते, तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अब क्यों आपने कंप्लेन करवाई? अगर आपने मम्मी ने कहा तो अब कैसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको कंप्लेन करनी पड़ी? मैम जब ऐसा मतलब इतना कुछ मेरे साथ हुआ बहुत बार, तो जब ये कुछ हुआ तो फिर आना पड़ा मैम। क्या हुआ बताइए ना, क्यों आपने कंप्लेन करानी तो पड़ी आपको? स्कूल में जब मैं गई तो वहाँ पे वो टीचर था, उसने बोला इधर आ। मैं तो नहीं गई। जब रिसेस होगी, ब्रेक हो गई, तो उसके टाइम वो अंदर आया। बच्चे खेल रहे थे बाहर, मैं अंदर बैठी थी, होमवर्क कर रही थी। तो वो अंदर आया, तो उसने पता नहीं, वो बोल रहा था रूम पे आ, तो मैं तो नहीं गई। वो क्या करना चाहता था वो मुझे पता नहीं है। तो जब उसने मुझे गलत, आपको पढ़ाते थे वो भी? हाँ हाँ मैम। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? इंग्लिश। अच्छा, उसके बाद जब आपको बुलाया, आपने रिसर्च हुई, फिर? तो जब वो जब अंदर में क्लास में थी, क्लास रूम के अंदर थी मैं, तो वहाँ पे आया वो। तो उसने मुझे बोला चल मेरे साथ रूम में कुछ काम है। मैंने बोला कुछ काम है तो इधर ही पे बोल दे। तो उसने नहीं बोला, तो उसने मुझे गलत जगह पे हाथ डाला, यहाँ पे मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी और टक मारा, दांतों से काटा। तो मैं चिल्लाने लगी। स्कूल के अंदर की बात है? हाँ, अंदर। रिसेस टाइम की? क्या आगे पीछे कोई नहीं था? मैम सब थे वहाँ पे, लेकिन वो बाहर थे, मैं अंदर थी क्लास में, जहाँ पे हमारा क्लास रूम है। जब उसने मुझे टक मारा, मैंने चिल्लाया। फिर उसने मुझे अंदर से बाहर निकाला, लात मारी वजह से। मैं तो पत्थर पे गिर गई, मुझे चोट लगी सर पे। मुझे मुंह से खून आ रहा था, नाक से और दांतों से, और सर पे चोट लगी थी, वहाँ से खून आ रहा था मेरे। फिर आपने पुलिस स्टेशन गए? तो फिर जब उसने मुझे बाहर निकाला, घसीट कर मुझे मारा बहुत अंदर, फिर अंदर किया, ऑफिस में बंद। फिर गई मैं हेड मास्टर के पास। उसने बोला, मैंने उसको यही बोला कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने बोला कि अगर उसने बोला, उसी हेड सर को बोला कि आपने बहुत गलत किया, आपको नहीं करना था। उसने बोला आपके सामने बुला के? हाँ। तो फिर उसने सर ने बोला, इसने सर ने जाने दे इसको, ऐसी लड़कियां नाली में होती है, हमारा क्या उखाड़ सकती है। तो उस टीचर ने बोला? हाँ, जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। प्रिंसिपल के पास लेके गए थे आप? हाँ मैम। तो प्रिंसिपल, हेडमास्टर ने कुछ नहीं कहा? जब उनने ऐसा बोला तो फिर हेडमास्टर फिर से मेरे पास आया। मैंने उनको फिर से तंग किया। मैंने बोला आप जाओ उनको पूछो। तो वो बोल रहे थे हेडमास्टर ये मेरी बात नहीं मानते, ये क्योंकि ये बड़े लोग हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते। मैंने फिर से उसको तंग किया। उसने बोला ज़्यादा बोल देगी तो स्कूल से निकाल दूंगा, बैड करेक्टर सर्टिफिकेट लिख के दूंगा, स्कूल की नाम नहीं लगी कभी। उस टीचर ने आपको हाँ मैम। धमकी दी? हेडमास्टर के सामने दी धमकी?
हाँ मैम। फिर उसके बाद हेडमास्टर ने उसको नहीं बोला कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो आपसे? नहीं, ये बात तो हेडमास्टर ने बोला था पहले। हेडमास्टर ने उसको बोला था, उसने बोला ऐसी लड़की नाली में होती है तो ये क्या कर सकती है, जाने दे जहाँ फिर जाएगी। उसके बाद फिर मैंने हेडमास्टर को बोला था तो उसने बोला अगर ज़्यादा बोलेगी बेड करेक्टर सर्टिफिकेट लिख के दूंगा, स्कूल की कहीं स्कूल की नाम नहीं लेगी। फिर उसके बाद मुझे अपने बंद किया। उसके बाद 4 बजे छुट्टी हो गई। 4 बजे के बाद मुझे भी छोड़ा, बच्चों को भी। तो फिर मैं आ रही थी इधर अंग्रेला की तरफ। रास्ते में मेरी खाला थी, उसने मुझे पकड़ा, बोला रात हो गई है, इस टाइम कहाँ जाएगी तू, तो आप रात को मेरे पास रहना तो फिर सुबह जाएगी। ठीक है। तो कोई 5 बजे वहाँ पहुँची तो तब तक पापा ने कॉल की, बोला आप बेटे कहाँ हो। मैंने बोला मैं तो खाला के घर पे हूँ। बोला क्यों, घर क्यों नहीं आई। मैंने बोला मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने बोला ठीक है, मैं मेंबर को फ़ोन करता हूँ तो उसको भी साथ मिलाता हूँ और मैं भी आता, कोई 9 बजे हम रात को पहुँचेंगे जी। तो फिर पापा आया, कोई 9-10 बजे पहुँचे वहाँ पे, तो इसके साथ कोई नहीं था। मुझे पता नहीं इसने मेंबर को फ़ोन किया या नहीं किया। तो फिर इसने बोला सुबह आप जाओ लंबरदार के पास। मैं गई तो उसने बोला लंबरदार। पुलिस कंप्लेन ही आपने पहले करवाई? नहीं मैम, आप ऐसे घूमते रहे? हाँ मैम। फिर मैं लंबरदार के पास पहुंची। उसने बोला मेरे से मसला हल नहीं होगा, ये बड़े लोग हैं, हमारी बात नहीं सुनते, हमें मानते बड़े नहीं लोग है। तो किस तरह के बड़े लोग? एक तो टीचर था वो, मैम कोई डीसी की पोस्ट पे थोड़ी था, कोई एडवाइजर टू गवर्नर थोड़ी था, बड़ी पोस्ट। क्या मतलब होता बड़े लोग? क्या मतलब? जितने भी उसके भाई बहन, मतलब पितेर मामू के, जो एक भाई है उसका नाम जाहिद मलिक, वो कोर्ट में काम करता है और मीडिया में भी काम करता है मैम। तो फिर उसने नंबरदार ने यही बोला आप जा सकती हो बेटी। तो मैं आई। फिर पहले पहुंची मैं जम्मू, उधर मोहर से फिर रियासी पहुंची मैं। तो फिर उसके बाद मैंने मीडिया वालों को फ़ोन किया। मैंने बोला आप इधर आओ, मुझे बात करनी है। फिर उसने बोला फिर वहाँ पे आए तो फिर साजिरा कादरी ने उनको फ़ोन किया। ये कौन है कादरी? वो डीडीसी चेयरमैन है। आपने उन तक ये बात लाई? हाँ मैम। एफआईआर कब गए आप करवाने? कंप्लेन बताइए ना, कब गए करवाने के लिए आप, जब ये सारा घूमते रहे? ऑफिस गई, फिर उधर उन्होंने बोला आप घर जाओ। तब कोई 3 बजे थे वहाँ पे। बोला आप घर जाओ तो हम आएंगे 5-6 दिन के बाद, देख लेंगे क्या हुआ वहाँ पे। आपको पता है जब आपको लगी हुई थी, आपने कहा मेरे को इंजरी आई, मेरे को गिराया, तो वो अथेंटिकेट प्रूफ बन जाता है। अगर एमएलसी हो जाता आपका तो आपका केस मजबूत हो जाता। आपको नहीं लगता आपने समय व्यर्थ किया, आपने टाइम को वेस्ट किया, तभी आपका केस कहीं ना कहीं आज थोड़ा कमजोर दिख रहा है? हाँ मैम, तो यही बात सही है। तो मैं तो गई, पहले से ऑफिस गई, उन्होंने बोला घर जाओ। फिर गई एसएसपी दफ्तर, तो फिर वहाँ से एसएसपी साहब सर ने क्या बोला? उसने मेरे साथ बात की, बोला कोई बात नहीं, आप जाओ, आप रात को कहाँ जाओगे, आप मैम के साथ जाओ। तो रात को उसके घर पे रहना, सुबह। कौन डीडीसी? जो डीडीसी को किस मैम के साथ? पुलिस मैम के साथ। ठीक है। तो फिर उधर उनके घर पे रात थी मैं। तो फिर सुबह जब मैंने एप्लीकेशन लिख के लाई, फिर उनने मुझे मार्क करके दी। फिर मैं आई जम्मू। फिर गई मैं मोहर। फिर 15 तारीख को वहाँ मेरी एफआईआर दर्ज हो गई। तो 19 को मोहर थाने में? हाँ, 19 को मेरे 104 में बयान हो गए। हाँ ठीक है। उसके बाद तो अभी कुछ नहीं, उन्हें फिर हमें घर भेजा, बोला आप घर जाओ। तो फिर पापा को बुलाया था, तो वहाँ पे एसएचओ साहब ने बोला पापा को ये झूठ है। जब झूठा केस था तब पहले ही प्रूफ करना था, तो एफआईआर किस लिए दर्ज की थी उनने? बिल्कुल। हाँ मैम। यानी एसएचओ साहब ने आपके पापा को कहा कि झूठा केस है? हाँ मैम। पहले ये तो कोर्ट में जाके साबित होगा ना कि किस तरह झूठा या सच्चा है। मैम कोर्ट में मेरे बयान हो गई थी 104 में। तो उसके बाद पापा को बोला आप इधर आओ, आपके बयान लिखवाने। पापा तो गया वहाँ पे। एसएचओ साहब ने बोला ये झूठ है, आपने झूठा केस बनाया, आप जाओ घर जा सकते हो आप। तो आपकी लड़की उसके बाद आप स्कूल जा रहे हो? आप तो एग्जाम्स आने वाले हैं मार्च में। नहीं मैम, मुझे स्कूल में नहीं जाने देते। मेरे 2-3 भाई वहीं उसी स्कूल में जाते हैं, उनको भी नहीं जाने देते। और जो एग्जाम आ रहे हमें। क्यों? कौन नहीं जाने देता आपको, ये बताइए? वही टीचर, उनके जो उस निसार सर का भाई है वहाँ पे, एक टीचर और है। क्या करता? वो भी टीचर है वहाँ? हाँ मैम। स्कूल उनका पर्सनली है क्या? गवर्नमेंट स्कूल है ना ये? तो उसका स्कूल गवर्नमेंट का ना, सरकार का स्कूल है। हाँ मैम। तो उनका थोड़ी ना अपना पर्सन, तो क्यों नहीं आपको जाने दिया? नहीं दिया मैम। और ये भी बोला कि अब मार्च में एग्जाम है, फॉर्म भर रहे थे मैम, तो वो फॉर्म मेरा नहीं भरा मैम। आपका नहीं भरा? इसलिए नहीं भरा कि आपने कंप्लेन की है? हाँ। अब मैम पिछले साल उन्होंने मेरा साल एक ड्राफ्ट किया था, इस साल भी होगा। पापा गरीब है, कहाँ से पैसे लाएगा, फिर मेरा एडमिशन करवाएगा, फिर से मैं एग्जाम दूंगी, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है मैम। अब आपको खुद ही पता है मैम। जी चलिए, इनके पापा से जाना है। आपको क्या कहा था वहाँ के जो पुलिस वाले, उन्होंने क्या कहा था मोहर चौकी के? सर हमारी जो एफआईआर है वो 15/10/2022 को दर्ज हो गई थी। एसएचओ साहब ने दर्ज की थी। ठीक है। उसके बाद 19 तारीख को उन्होंने
कोर्ट में 164 के बयान करवाए थे लड़की के, लेकिन उसमें मेरे और मेरे मिसेस के भी बयान होने थे कोर्ट में, लेकिन एसएचओ साहब ने उसे गुरेज किया। उसने हमारे बयान जो है थाने में करवाए। वहाँ वो होता है थाने के अंदर मुंशी होता है, उसने हमारे बयान लिखे और वहाँ रख दिए और बाद में बोला आप जाओ घर, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको फिर बुलाएंगे। लेकिन उसके बाद बहुत बार हमने फ़ोन किया। आयो हमारा जसबीर सर है जो इंचार्ज चौकी ऑफिसर शजरू में है, तो उसको फ़ोन किया, वो भी बोलता रहा कि इस मसले की तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आज हम मुलजिम को पकड़ेंगे, कल पकड़ेंगे। तो होते होते 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद गुजरने के बाद जसबीर सर ने मुझे फ़ोन किया 16/11/2022 को। तो मैं 17 को गया, बोला आप मोहर में आ जाना, आपके बयान लिखने हैं और फाइल तैयार करनी है। जब मैं मोहर में पहुंचा तो जसबीर सर ने कहा आप बैठो, मैं साहब से बात करता हूं, फिर आपको भी साहब के पास ले जाऊंगा। जब वहां से वो वापस आए तो साहब के पास मुझे लेके गया, तो साहब ने बोला ये कौन है? बोला ये लड़की का पापा है। तो मैंने इसको बुलाया है, क्या करना है इसका? बोला इसको भेजो घर, इससे क्या बयान लेंगे, ये झूठा केस बनाया, इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया। यानी पुलिस ने खुद ही कर दिया, साबित कर दिया कि झूठा केस है। लेकिन ये मोहर थाने की बात कर रहे हैं। मैंने एसएचओ साहब से ये कहा कि झूठ और सच कोर्ट करती है इसका फैसला। आपने तो जो कार्रवाई करनी थी वो अपनी कार्रवाई करके पूरी कोर्ट तक पहुंचाई, तो उसमें हमारे बयान करवाने हैं आपको, तो मैसेज के करवाएंगे तो कोर्ट खुद सबूत करेगी क्या झूठ है या सच है। तो लेकिन एसएचओ साहब ने बोला आप जाओ घर, आपसे हम बात नहीं करते। अब क्या चाहते हैं आप ये बताइए? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम गरीब हैं, कि हमारी रिक्वेस्ट ये है कि रियासी एसएसपी साहब से और मोहर डीएसपी साहब से और एसएचओ साहब से भी हम दोबारा गुजारिश करते हैं कि वो हमारे गरीबों का जो हक है वो हक मिलना चाहिए, और जो हमारा मसला है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद मैं डायरेक्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ, आईजी डीजी साहब से भी, कि हम गरीब लोग हैं, 1.5 महीना गुजरने के बाद हमें मजबूर होके यहाँ आना पड़ा। पुलिस ने रियासी जो मोहर की पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। लेकिन ये न होना चाहिए कि 2-3-4 दिन तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें मजबूर होके इससे ऊपर कहीं हाई लेवल पर जाना न पड़े। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। बहुत सारे पहलू इस केस में सामने निकल कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका माहौर पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम आता है, इस बच्ची का और इसके माता पिता का। यानी अब कोर्ट कचहरियाँ पुलिस स्टेशन में खुल गई हैं, यानी खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील बन गए, खुद ही फैसला भी सुना दिया। जनाब कोर्ट का काम कोर्ट को करने दीजिए, पुलिस स्टेशन में जो काम है वो आप अपना काम कीजिए। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे, पिछले दिनों की अगर बात करें तो हमने करनैल सिंह वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं मोहर के, उनसे भी बात करने का प्रयास किया था। साफ तौर पर जब हमने बात की कि जनाब क्या स्टेटस है केस का, तो उन्होंने कहा आप मोहर में आकर पता कीजिए। सर आपको फ़ोन किस लिए दिएगा, आपने किस लिए फ़ोन रखा है? हमारे पास फ़ोन किस लिए कि आप टाइम की बचत हो, आपने कुर्सी पर बैठ के पूरा दिन वहीं पर बैठना है, या कोई केस होगा जाएंगे इंक्वायरी करने के लिए। हमने हर जगह पहुंचना है, जनता की आवाज को सामने लाना है। तो जनाब हमें भी लोग फोन पे कांटेक्ट करते हैं। अगर हम आगे से यही जवाब देंगे, जनाब आप प्रेस क्लब आ जाइए, अगर कोई हमें पुंछ से फोन करता है, राजौरी से करता है, कहीं और से करता है, हम कहेंगे जनाब आप वहां पर जम्मू में आइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। तो ये सही नहीं होता जनाब। अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को ध्यान से, ईमानदारी से निभाइए। वैसे जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा आम जनता की नाराजगी उन पर रहती है, पर ऐसी बात भी दोहराए भी नहीं कि जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा कार्य भी कर रही है। पर सवाल बड़ा ये भी है, यानी हमारे एक सहयोगी पत्रकार जिन्होंने शुरू से स्टोरी की थी, जनाब मीडिया को जब कोई बुलाता तो हमारी ड्यूटी बनती है उनकी बात को प्रशासन और यहाँ की आम जनता तक रखना। उनको भी एक नोटिस आ जाता है, वो भी वहाँ के चौकी जो इंचार्ज है उनके द्वारा। यानी समझ नहीं आती किस बात पर उस मीडिया कर्मी ने कौन सी गलती कर दी। एक रेप विक्टिम है या सेक्सुअल हरासमेंट विक्टिम है, उसकी स्टोरी की और आपने उसे नोटिस दे दिया। हो सकता है कल को हमें भी नोटिस आए, आज जिसने स्टोरी की होगी उन्हें भी नोटिस आए। तो खुद सोचिए,
बच्चियों की या बहनों की आवाज या किसी मजबूर की आवाज कौन उठाएगा? अगर आप पुलिस ही डराने धमकाने लगे नोटिस भेजकर, तो आप जवाब तो आपके पास कोई है ही नहीं, तो उसके बाद आप कहते हैं जी नोटिस भेज देते हैं। तो हम जैसे अपना काम जनाब करते हैं, करते रहेंगे। ना ही मीडिया कर्मी डरते हैं और ना ही डरेंगे, ना ही किसी के डर दबाव में आकर अपना काम करना छोड़ देंगे। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे जनाब। तो सवाल यह है कि पर कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन में मत बनाइए। आपका जो काम है आप करिए। अगर उस बच्ची को, सवाल ये भी है कि वहां की रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन से, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तक हम जरूर ये केस पहुंचाना चाहेंगे। राइट टू एजुकेशन हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, फिर इस बच्ची को उस हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? हम तो दाद देते हैं, कम से कम इस बच्ची ने आवाज तो उठाई, भले ही गरीब परिवार की है, पर बेटियां सबकी सांझी होती हैं, गरिमा हर महिला की एक जैसी होती है। तो इसने आवाज उठाई, शायद और बच्चियां भी आने वाले समय में इस बुराई के खिलाफ या गलत होने के खिलाफ आवाज उठाए। पर सवाल यह है कि भुगतना कितना पड़ता है, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। अगर पुलिस की तरफ से इस तरह का रवैया हो या स्कूल की तरफ से ऐसा रवैया हो, तो क्या लगता है आपको बच्चियों के साथ गलत भी होगा? क्या वो आवाज उठा पाएंगी? आप अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।